भारत और बांग्लादेश में फैला दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन सबसे कुख्यात आदमखोर बाघों की आबादी का घर है। अन्य क्षेत्रों के बाघों के विपरीत सुंदरबन के बाघ विशेष रूप से आक्रामक होते हैं। मनुष्यों पर उनके हमले तेज, क्रूर और लगभग हमेशा घातक होते हैं। मछुआरे, शहद इकट्ठा करने वाले और लकड़हारे, जिन्हें बवाली भी कहते हैं, उनके बीच बाघ की मौजूदगी के बारे में एक भूतिया अफवाह अब एक भयानक वास्तविकता में बदल गई है। अक्सर गांव वाले धीमी आवाज में एक राक्षस के बारे में बात करते हैं जो रात में घूमता है। एक ऐसा जानवर जिसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जलती हैं। कहते हैं कि यह कभी हिरण और जंगली सुअर का शिकारी हुआ करता था, लेकिन अब इसकी भूख कुछ और भी ज्यादा भयानक चीज चाहती है, इंसानों का मांस। ये भूत की तरह चलता है। इसकी धारीदार खाल जंगल में घुल मिल जाती है और ये आपको देखता है, आपका इंतजार करता है और अंत में आप पे हमला करता है। सुंदरबन के बाघों ने मनुष्यों के तौर तरीके सीख लिए हैं, एक ऐसे प्राणी के रूप में नहीं जिससे डरना चाहिए, बल्कि एक शिकार के रूप में। प्रत्येक हमले के बाद जंगल में बाघ के पैरों के निशान और प्रकृति के कठोर कानून की एक डरावनी याद ही रह जाती है। जैसे जैसे गांव वाले अपने घरों को मजबूत करते हैं और जंगल की संरक्षक आत्मा बॉन बीबी से प्रार्थना करते हैं, सवाल ये उठता है कि ये शानदार जानवर को इंसानों का शिकारी आखिरकार बनाया किसने? क्या यह सभ्यता का अतिक्रमण था, इसके प्राकृतिक शिकार का खत्म होना था, या इससे कहीं ज्यादा मैंग्रोव जंगल के दिल में जागृत एक अंधकारमय वृत्ति थी? लेकिन एक बात तो तय है कि सुंदरबन बाघ का घर है और इसके राज्य में शिकारी और शिकार के बीच जानलेवा मुठभेड़ की बस एक धड़कन की दूरी है। बाघ की मनुष्य को मारने और उसे खाने की क्षमता डरावनी और आकर्षक दोनों है। अधिकांश बाघ मनुष्यों से बचते हैं, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जब परिस्थितियां उन्हें हमला करने के लिए मजबूर करती हैं, तो परिणाम क्रूर से कम नहीं होते हैं। शिकार की हड्डियां साफ तौर पर बिखरी हुई पाई जाती हैं, जैसे कि उसकी भूख के भयानक अवशेष पड़े हों। कोई भी इसे आते हुए नहीं सुन पाता जब तक कि बहुत देर न हो जाए। ये बिना किसी दया के मारता है, रात में गायब हो जाता है, पीछे केवल चीखें छोड़ता है जो पेड़ों के माध्यम से गूंजती हैं। एक ऐसे ही बाघ ने मेरी जिंदगी में कोहराम मचा दिया था जब उसने मेरे बाबा मेहर गाजी का शिकार किया था। मैं पचब्दी गाजी आज आपको उस आदमखोर बाघ की कहानी सुनाऊंगा जिसने मुझसे मेरे बाबा को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। ये विशेष घटना सुंदरबन में जीवन की कठोर वास्तविकता को दर्शाती है, जहां अस्तित्व के लिए मनुष्य और प्रकृति के बीच निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। बांग्लादेश में खुलना डिवीजन के बागेरहाट जिले के सारनखोला रेंज में स्थित शुपोती वन कार्यालय में 1951 में सैकड़ों बवाली और मछुआरे आए, जो सभी टिकट खरीदकर जंगल में काम करने के लिए बंगाल से आए थे। जैसे ही मछुआरे और बवाली अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हो गए थे, तभी एक बाघ ने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें 2 मछुआरे और 1 बवाली मारे गए, जिससे पूरे सुपोती में दहशत फैल गई। घटना के बाद इस क्षेत्र में काम करने वाले बवाली और मछुआरे वन विभाग के सामने एकत्रित हुए और शुपोती से वापस जाने की मांग की। स्थिति के बारे में जानने के बाद वन अधिकारियों ने शिकारियों को इस क्षेत्र में भेजा और बवालियों के अनुरोध पर अगले 2 दिनों में उनकी संख्या भी बढ़ा दी। ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद वन विभाग ने मेरे बाबा मेहर गाजी से संपर्क किया और इस मुद्दे को सुलझाने में उनकी सहायता मांगी। पत्र प्राप्त होने पर मेरे बाबा तुरंत अपने पोते हायत अली, जो मेरे भाई ताहिर गाजी का बेटा है, तथा 2 अन्य लोगों के साथ शुपोती के लिए रवाना हो गए। गोलखाली में आदमखोर बाघ का शिकार करते समय मेरे बाबा को गंभीर चोटें आई थीं।
बाघ के हमले के दौरान उनके सिर, कान, जबड़े और गाल की मांसपेशियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। जब भी मेरे बाबा को सुंदरबन में कहीं भी आदमखोर बाघ के बारे में पता चलता तो वे बेचैन हो जाते थे और उसे ढूंढने निकल पड़ते थे। शुपोती वन विभाग को सूचित करने के बाद वे तुरंत नहर की ओर चल पड़े, जहां बाघ ने एक बवाली और 2 मछुआरों को मार डाला था। अगले 4 दिनों तक वे सुबह से शाम तक बाघ की तलाश करते रहे थे। इस प्रयास में मेरे बाबा अकेले नहीं थे। शुपोती में आतंक मचाने वाले बाघ की खोज में कई कुशल शिकारी शामिल हुए, जिनमें मादर शेख भी शामिल थे। 4 दिनों की खोज के बावजूद ना तो मेरे बाबा, मादर शेख और ना ही किसी अन्य शिकारी को एक बार भी बाघ दिखाई दिया। लेकिन 5वें दिन पटकाटा नहर के किनारे प्रतिदिन कुछ बवाली लकड़ी काट रहे थे। अचानक बाघ दहाड़ता हुआ आया और एक आदमी पर कूद पड़ा। बाघ ने उस असहाय व्यक्ति को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। खुद का बचाव करना तो दूर की बात थी, हमले को देखने वाले लोग बाद में सदमे में थे। किसी तरह उन्होंने थोड़ा आत्मविश्वास जुटाया और सहायता के लिए दूसरे बवालियों को बुलाने के लिए भागे। उन्होंने उस व्यक्ति का शव लगभग 400 गज दूर आटो जंगल में खोजा, लेकिन बाघ तब तक उसके कई अंगों को खा चुका था। गांव वाले हत्या की रिपोर्ट करने के लिए उस मरे हुए व्यक्ति के अवशेषों को सुपोती वन कार्यालय में ले गए। दफनाने के अगले दिन मेरे बाबा को इस घटना के बारे में पता चला। बिना देर किए वे पाठक नहर पर गए और 3 दिनों तक आसपास के इलाके की तलाश की। इस खोज के दौरान मादर शेख उनके साथ थे। चौथे दिन नहर में और अंदर जाने पर उन्होंने एक झाड़ी के पीछे सरसराहट सुनी और एक विशाल क्षेत्र में एक बाघ को देखा, जो एक बड़े हिरन को आराम से बैठकर खा रहा था। मेरे बाबा ने जितना संभव हो सके उतना करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वे गोली नहीं चला पाए। इतनी नज़दीकी से एक खूंखार बाघ को मारने की कोशिश करना और बिना किसी नुकसान के बच निकलने की उम्मीद करना बहुत जोखिम भरा था। बाघ मेरे बाबा की उपस्थिति से अनजान था। मेरे बाबा मजबूर थे, उन्हें उसे शूट करना ही था। उन्होंने उस पर गोली चला दी और गोली ने उसे घायल कर दिया। बाघ चिल्लाकर वहां से गायब हो गया था। वे बाघ का खून देखने के लिए आगे बढ़े। अगली सुबह शिकारी मादर शेख घायल बाघ की तलाश में निकल पड़ा। इस दुनिया में घायल बाघ से अधिक भयानक कुछ भी नहीं है। पिछले दिन के मरे हुए हिरन के पास जाकर उन्होंने बाघ के पंजों और खून के निशानों का अनुसरण किया और जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे। मादर शेख बंदूक लेकर आगे आगे और मेरे बाबा पीछे पीछे चल रहे थे। घने जंगल के बीच में एक जगह वे अचानक रुक गए। 2 अनुभवी शिकारियों की सिक्स्थ सेंस उन्हें बता रही थी कि बाघ आगे कहीं था। अचानक दहाड़ के साथ क्रोधित बाघ ने हेतल की झाड़ियों के बीच में से मादर शेख के सिर पर छलांग लगा दी, जिससे वो एकदम स्तब्ध रह गए। इसके बाद बाघ ने मेरे बाबा पर हमला कर दिया और उसने उनके हाथ को बुरी तरह से काट लिया था। उनमें से किसी के पास भी पीछे हटने का समय नहीं था। घायल होने पर और जमीन पर गिरते हुए मेरे बाबा ने दूर नाव से हायत और अन्य लोगों को मदद के लिए पुकारा। वह दौड़ते हुए मादर शेख के पास पहुंचे और उसे बहला फुसला कर नाव में ले गए, लेकिन उनके नाव तक पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। बाघ ने मेरे बाबा को उनकी कोहनी से पकड़ लिया था। बाघ के तीखे पंजों ने मेरे बाबा के बाएं हाथ की चमड़ी उधेड़ दी थी। बाबा ने यथाशीघ्र वन कार्यालय में मादर शेख की मृत्यु दर्ज करवाई और घर के लिए निकल पड़े। खून रोकने के लिए बाबा के हाथों पर पट्टी बांधी गई और अपने घर लौटने में उन्हें 2 दिन लग गए थे। इस बीच बाबा का हाथ पूरी तरह सड़ चुका था और गांव के वैद्य कविराज के सभी उपचार विफल होने के बाद अगले दिन सुबह 9 बजे काफी खून बहने और दर्द के कारण मेरे बाबा की मृत्यु हो गई थी। 70 वर्षों के साहसिक कार्य में 50 से अधिक रॉयल बंगाल बाघों को मारने की अविश्वसनीय उपलब्धि वाले सुंदरबन के अब तक के सबसे महान शिकारी मेहर गाजी का निधन हो गया था। सुंदरबन के सभी प्रसिद्ध शिकारियों के साथ बाबा की बहुत मित्रता थी। जीवन भर बाघों का शिकार करके
उन्हें ढेर सारे पुरस्कार भी मिले थे। सुंदरबन का इतिहास मेरे बाबा मेहर गाजी के बिना अधूरा रहेगा। जब लोगों को मेरे बाबा के निधन के बारे में पता चला तो वे बड़ी संख्या में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने आए। अनेक लोगों ने उनके जनाजे में भाग भी लिया। मेरा नाम पचब्दी गाजी नहीं है, मेरा असली नाम अब्दुल हामिद गाजी है। जब कई बच्चों की मृत्यु के बाद मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने मुझे पौछा के नाम से बुलाया, जिसका अर्थ बंगाली में बुरा होता है। बाद में मेरा नाम अब्दुल हामिद होने के बावजूद सभी मुझे पचब्दी कहकर बुलाते थे और अंत में यही मेरा नाम बन गया, पचब्दी गाजी। मेरे पिता की मृत्यु के लगभग 1 महीने बाद मुझे वन विभाग से एक संदेश मिला। शुपोती में बाघ के आतंक को कोई नहीं रोक पा रहा था और उसने 3 और लोगों का शिकार कर दिया था। मैं अपने दुखों के बीच एक दिन भी इस बेरहम बाघ को भूल नहीं सका था। बाबा के गुजरने के 14 दिन बाद तक भी बाघ के पकड़े जाने की कोई खबर नहीं आई थी और बाद में जब मुझे पता चला कि बाघ ने लगातार 3 लोगों को मार डाला था तो मैं अनुमान लगा सकता था कि बाबा की गोली लगने से बाघ अब पूरी तरह घायल हो गया था। 2 छोटे भाइयों और भतीजे हायत के साथ हम बाघ के पीछे अपनी नाव में चल पड़े। मैंने कई रातें शुपोती वन कार्यालय में गुजारी। एक सुबह हम चारों वन कार्यालय से बंदूकें और कारतूस लेकर नाव से जंगल को निकले। मेरे चाचा का बेटा हायत गाजी अपने पिता के साथ शुपोती के बाघ को मारने आया था। कटकर नहर के ठीक किनारे मेरे बाबा ने बाघ को गोली मारी थी और जहां बाद में मादर शेख को बाघ ने मार डाला था। मेरे भाई ने मुझे वो दोनों जगह दिखाई जहां मेरे बाबा पर हमला हुआ था और मादर शेख को जहां मार डाला था। मैं दिन रात बाघ की खोज में लग गया। पिछले कुछ दिनों में बाघ ने एक बवाली और 2 मछुआरों का शिकार किया था और उनमें से एक को बाघ दिन में लोगों के बीच से उठा कर ले गया था। बाकी लोग बाघ को देख के चिल्लाए और एक ने बाघ के सिर पर अपना हाथ भी फेंका, लेकिन बाघ ने बिना घबराए उसे अपने मुंह में ले लिया। कभी 2, कभी 3 तो कभी 4 लोग नाव से बाघ को खोजने लगे। उस समय वन अधिकारियों के साथ कुछ अन्य शिकारी भी वहां मौजूद थे। पूरे दिन हम कभी नाव से तो कभी पैदल तमाम हथकंडे अपनाते हुए बाघ की तलाश करते रहे। बाघ रात में जंगल में विचरण कर सकता था। ऐसी सभी जगहों पर अलार्म कॉल हमें सुनने को मिल रही थी, लेकिन कटकोर नहर तक पहुंचने के बाद 4 दिनों में ना तो हमने कोई अलार्म कॉल सुनी, ना ही हम में से किसी ने बाघ को देखा। इस बीच एक सुबह मैंने बड़ी आसानी से एक दूसरे बाघ का शिकार कर लिया। पूरे सुपोती क्षेत्र में कई मछुआरों ने बहुत खुशियां मनाई और मेरी उपस्थिति में बाघ की खाल भी उतारी गई थी। हालांकि ये बाघ पर इंसानों द्वारा खाए जाने का कोई आरोप नहीं था। हमें क्या पता था कि आने वाले समय में हमारी खुशी एक दिन भी टिकने वाली नहीं थी। आदमखोर बाघ की अगली खबर ढोरा नहर से आई। उस सुबह मैंने खर्राटे ले रहे एक बाघ को मार डाला था और दोपहर में आदमखोर बाघ 2 बार नहर के किनारे से एक बवाली को ले गया था। हमले के 1 घंटे के भीतर ही 50 मछुआरे दुर्घटना स्थल पर एकत्र हो गए। हम तुरंत नाव लेकर रवाना हुए और 1 घंटे के अंदर घटना स्थल पर पहुंच गए थे। मरने वाले बवाली के 5 साथियों ने बताया कि उन्हें ये खबर नहीं मिली थी कि मैंने कल सुबह कटकर नहर के किनारे एक बाघ को मार डाला था। ऐसा नहीं था कि वे इलाके के नरभक्षी बाघों के प्रति पूरी तरह से बेपरवाह थे। वे व्यक्ति चुपचाप अपना काम कर रहा था। तभी बाघ दौड़ता हुआ आया और डरावनी धाड़ के साथ उस पर झपट पड़ा। बाघ ने उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था। जब हम वहां जा रहे थे तो हमें एक नाव में 2 शिकारी मिले। तब हम 3 शिकारी थे और लगभग 15 अन्य बवालियों के साथ हम जंगल के अंदर आगे बढ़े। 100 मीटर चलने के बाद हमें मृत व्यक्ति की हड्डियां मिली। बाघ ने उस आदमी के जिस्म का सब कुछ खा लिया था, लेकिन आशा थी कि पैर, हाथ और सिर पर जो भी मांस लगा था उसे खाने के लिए बाघ वहां वापस जरूर आएगा। क्योंकि भोजन के सामान कुछ भी नहीं है, मैंने एक भूखे बाघ को हिरण की हड्डियां तक चटकाते हुए देखा है। जहां शव के बचे हुए हिस्से पड़े थे उसके दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 40 गज की दूरी पर मैं एक बड़े पेड़ पर बैठ गया था। मुझे वहां बाघ के आने की संभावना थी।
और इस जगह के अलावा बाघ को कहीं और से शूट किया नहीं जा सकता था। मैं अपने भाई के बेटे को अपने साथ पेड़ पे ले गया था। सभी बवाली जोर जोर से बातें करते हुए अपनी अपनी नाव के पास चले गए। हायत अली मेरे सिर के ऊपर वाली शाखा पर बैठा था और मैं पेड़ के सीधे तने पर अपनी पीठ टिकाकर बैठा था। मेरे दोनों पैर सामने की शाखा पर थे, मेरे घुटने मुड़े हुए थे और मेरा बायां हाथ पीछे की ओर था। बवाली का शरीर और हड्डियां मेरे सामने एक स्पष्ट स्थान पर पड़े थे। कपड़ा केवल उसके शरीर के निचले हिस्से को ढक रहा था। उसकी आंखें बरकरार थीं और पूरी तरह से खुली हुई थी, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। कम से कम 2 घंटे बीत जाने के बाद मेरे बाईं ओर 200 हाथ आके नहर के ऊपर एक हिरण ने पुकारा, लेकिन केवल एक अलार्म कॉल ही हुई और फिर सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे जंगल के विभिन्न किनारों से दिन ढलता गया, हिरण, बंदर पुकारते गए और डरे हुए मुर्गों की आवाज मैं सुनता रहा। शाम लगभग 5 बजे, जब जंगल में लगभग अंधेरा था, तो 2 शिकारियों ने पेड़ों से हमें आवाज दी और मैंने जोर से उत्तर दिया और फिर मैं पेड़ से नीचे उतर गया। उस रात बाघ शव के पास नहीं आया था। उस बवाली की लाश को नहर के किनारे दफनाया गया। सुबह 7 बजे मैंने अपने दोनों भाइयों और भतीजे के साथ गरम चावल खाए और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। अथक खोज करते हुए दोपहर में वन कार्यालय के 2 अफसर अपनी डोंगी में सवार होकर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ी देर पहले एक बाघ काटकोर नहर और डोरा नहर के बीच के क्षेत्र से एक बवाली को उठा ले गया था। हम फिर से नाव से बवालियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। नहर से कम 250 हाथ दूर गहरे जंगल में 4 बवाली लकड़ी काट रहे थे। बाघ ने भयानक दहाड़ के साथ पश्चिम की ओर से छलांग लगाई थी और एक को पकड़ लिया था और उसे मौत की गोद में सुला दिया था। फिर बाघ ने उसे अपने मुंह में ले लिया और वहां से वह गायब हो गया। जिस झाड़ी के अंदर से बाघ ने छलांग लगाई थी, उसने वहां की नरम जमीन में एक गड्ढा बना दिया था और जिस जगह उसने बवाली को पकड़ा था, वहां से उसकी कुल्हाड़ी 6 फीट दूर पड़ी थी। मैं बाघ के पंजों और खून के निशानों की ओर मुंह करके दक्षिण की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि उस आदमी के कपड़े एक पेड़ की शाखा से लटक रहे थे। मैं ताज़े खून और बवाली के पैर की उंगलियों के निशानों के पीछे कम से कम 500 गज चला था। फिर वहां मुझे एक बहुत छोटी नहर के किनारे हेंटल की झाड़ियों में मुझे उस बवाली की लाश मिली। उसका शरीर मुड़ा हुआ था। सिर और पेट से मांस के केवल 4 या 6 टुकड़े खाए गए थे बाघ द्वारा। रात ढलने वाली थी। मुझे उस आदमी का शव वहीं रखना था, लेकिन उस आदमी के रिश्तेदारों ने मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। मुझे उन्हें कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए मनाना पड़ा। उसके बाद ही वे उसका अंतिम संस्कार कर सकते थे। वे इस शर्त पर सहमत हुए कि मैं उन्हें शाम को किसी भी हालत में नहीं रोकूंगा और वे शव को कल रात को अपने गांव के घर में ले जाएंगे, जहां अगले दिन उसे दफना देंगे। जहां बवाली की लाश पड़ी थी, वहां से 20 हाथ की दूरी पर 2-3 पेड़ थे। मैं उनमें से एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़ गया था और एक मोटी शाखा पर बैठ गया था, जो काफ़ी सुविधाजनक थी। शाखा ज़मीन से लगभग 9 हाथ ऊपर थी और मुझे छुपने के लिए तीनों तरफ पर्याप्त शाखाएं थीं। मेरा भांजा हायत मुझसे कुछ हाथ ऊपर एक शाखा पर बैठा था। मैंने अपने दोनों भाइयों को वापस नाव पर भेज दिया था। उस दिन मैं अकेला शिकारी था, जो बाघ के आने का इंतज़ार अपने भांजे के साथ कर रहा था। मेरे मन में मुझे बार बार अपने बाबा का ख्याल आता रहा था। मुझे उनकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। मैं पूरी तरह से टाइगर को गोली मारने के लिए तैयार बैठा था। बंदूक का बैरल मेरे मुड़े हुए घुटनों के बीच था और उसका बट मेरी दाहिनी तरफ था। हयात और मैं दोनों एक दूसरे से पेड़ में काफ़ी दूरी पर बैठे थे। जब तक कोई ज़मीन से 9 या 10 हाथ ऊपर ध्यान से नहीं देखता, तो उसे या बाघ को हम दिखाई नहीं देते। जंगल की पूर्ण शांति में लगभग 40 मिनट बीत गए थे। मैंने अपनी सांस रोककर बहुत धीरे से अपना चेहरा घुमाया और जहां तक देख सकता था देखने लगा। बवाली की लाश से कम 30 मीटर तक घने जंगल में एक जगह पर पत्तियों की तो कोई हलचल नहीं हुई, पर कोई चीज पीले रंग की हिलते हुए प्रतीत हुई।
धीरे धीरे मैंने बंदूक को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। 2 मिनट के भीतर ही बाघ की पूंछ, जहां से कुछ देर पहले वो खिसकी थी, मैंने अब देखा कि बाघ उस आदमी के हाथ के दक्षिण की ओर से झाड़ियों से बाहर निकल रहा था। बाघ ने एक बार अपना सिर उठाया, फिर अपना चेहरा आगे की ओर किया और चलने लगा। उसने बवाली के पेट से मांस का एक टुकड़ा फाड़ दिया। काटने के बल से आदमी का शरीर आधा हाथ ऊपर हवा में उठा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसी वक्त उसके सिर पर गोली चला दी। बाघ बिना किसी दहाड़ या हुंकार के बवाली के शरीर पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत दूसरी गोली चलाई और बंदूक को अपनी गोद में रखकर मैंने जोर से चिल्लाया, अल्लाह अल्लाह। नाव से बहुत दूर मेरे 2 भाई और अन्य बवाली अल्लाह अल्लाह कहते हुए उसी आवाज़ के साथ वापस लौटे। फिर मैं नीचे उतरा और मरे हुए बाघ के पास खड़ा हो गया। उसकी खोपड़ी गोली से चकनाचूर हो गई थी। उसके कंधे पर एक घाव था जो मेरे बाबा की गोली का था, जो उसके शरीर के 6 इंच अंदर तक घुस गई थी और फिर उसके शरीर के दूसरे छोर से बाहर निकल गई थी। मैं चाहते हुए भी इस आदमखोर को अपने गांव में नहीं ले जा सका था। सभी कर्मचारी, सैकड़ों बवाली और मछुआरे शुपोती वन कार्यालय चले आए। वहां उस आदमखोर बाघ की खाल उतारने के लिए वो सब जबरदस्ती करने लगे। आवश्यक रूप से मुझे उनकी बात माननी पड़ी थी। यहीं पर मछुआरों की इच्छा के अधीन एक 10.5 फीट लंबे बाघ की खाल उतारी गई थी। जब मैं पुरस्कार राशि लेकर घर लौटा तो मेरी माँ ने हाथ उठाकर कहा कि तेरे बाबा को काटने वाले दोनों बाघों का अंत मेरे पचब्दी गाजी के हाथों हुआ। आखिरकार मैंने अपने बाबा की मौत का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी शुपोती के आदमखोर की। मैं जल्द ही वापस आऊंगा एक नई तड़कती भड़कती आदमखोर बाघ की कहानी लेकर आप सभी के लिए। चलता हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वापस आने के लिए। गुड नाइट। सभी अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्रियजनों का भी। आशा करता हूं कि आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।